इस लेक्चर में हम दोस्तों बात करते हैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में, इनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की सिमिलैरिटीज़ देखो, ये कभी भी आपको क्वेश्चन आए ना, आप हमेशा आप लोग इसको एक डिफ्रेंसिएशन वाले टेबल के कंटेक्स्ट में बनाना। बुद्धिज़्म जैनिज़्म, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, ऐसे करके बनाना। यहाँ पर तो इन्होंने इसको पैराग्राफ में दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर ना आपको ज़्यादातर सिमिलैरिटीज़ ही मिलेंगी, डिफरेंसेस भी आप अलग से खुद से कंपाइल करके इसको लिखना। पहले एक बार ही पढ़ लो, और फिर जैसे जैसे सोर्सेज जो 6 क्लास के हैं, 9 क्लास का है, अभी तमिलनाडु से भी हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसको, और पूनमलाल भैया साहब ने पढ़ लिया, उपेंद्र सिंह है, कृष्णा रेड्डी है, तो जहाँ से भी आपको पॉइंट्स मिलते रहे वो आप लिखते रहना है। जैसा कि मैं आपको उधर बताता था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वर्सेस इजिप्शियन सिविलाइजेशन वर्सेस मगान वर्सेस दलमन वर्सेस हरप्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो बोथ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, इनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं इनकी टीचिंग्स में। नंबर 1, बोथ रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास, दे एम्फसाइज्ड ऑन रेनंसिएशन। और इनका ये मानना था कि अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो वो इंसान अपनी खुद की मदद से ही कर सकता है, पूजा पाठ या रिचुअल करने से या सेक्रीफिशियल ट्रेडिशंस के अंदर इन्वॉल्व होने से ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। एंड दे स्टैब्लिश्ड अ मोनास्टिक ऑर्डर फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। यानी कि एक तो सिमिलैरिटी ये भी है कि दोनों मर्द और औरत इनके मोनास्ट्री का पार्ट बन सकते थे, एंड इन्होंने मोनास्टिक ऑर्डर इस्टेब्लिश करा इन द फॉर्म ऑफ गण एंड संघ, ठीक है। बुद्धिज्म की तरह जैनिज्म इज ऑल्सो फंडामेंटली एथीस्टिक। एथीस्टिक मतलब क्या होता है? जो भगवान को नहीं मानते, लेकिन हमने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था श्रेया, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड्स, ठीक है। इन्होंने ये तो बोला ही था ना कि गॉड होते हैं। हमारा एक पॉइंट था यहाँ पर, हमने गॉड वाला पॉइंट करा था ना, तब उसके कंटेक्स्ट में हमने इसको देखा था कि गॉड में जो है ये इन्हीं पैराग्राफ में कहीं पर है, ठीक है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में जैसे इसको कवर करा था इस वाले पॉइंट को, और मैंने डिफरेंस भी बताया था, ठीक है। तो पॉइंट ये है, दे रिकॉग्नाइज गॉड येट इट रिफ्यूजेज टू गिव देम इम्पोर्टेंस इन द यूनिवर्सल स्कीम ऑफ थीम्स। एंड ये बेसिकली ये मानते थे कि जो भगवान है वो नीचे दर्जे पर आता है एज़ कम्पेयर टू द जिना। एक ऐसा पर्सन जिसने अपने आप को कॉन्कर कर लिया है ना, तो उसको भगवान की पूजा पाठ करने की या उनको रिकॉग्नाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट थीम है। दे प्लेसेस द गॉड्स लोअर देन द जिना, द कॉन्करर। और जिना कौन है? एक जैना मंक या फिर नन। बुद्धिस्ट टेक्स्ट की तरह जैना टेक्स्ट भी ब्राह्मणों को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी जो प्रैक्टिस है एनिमल सेक्रीफाइसेस की, रिचुअल अथॉरिटी की, जो कि ब्राह्मण को प्रेफरेंस देती है या फिर उनको वर्ण सिस्टम के अंदर सबसे ऊपर रखती है। बोथ बुद्धिस्ट एंड जैना मंक्स एंड नन्स रिजेक्टेड देयर utmost superiority and authority. Both Buddhism and Jainism, they focus on the superiority of the Kshatriya Varna, बाकी सारे वर्णास के कंपैरिजन में, इंक्लूडिंग ब्राह्मण। यानी कि ये अपने वर्ण सिस्टम में किसको मानते थे सबसे ऊपर? क्षत्रिय को, और उसके बाद ब्राह्मण को। दे बोथ अटेम्प्टेड टू गिव अ न्यू कोनोटेशन टू द मीनिंग ऑफ ब्राह्मण, जो कि उनको स्टेटस था ना, वो उनका स्टेटस था एस्क्राइब। देखो, दो तरह के स्टेटस होते हैं, एक होता है
ascribed, which is bestowed upon you, उसके पीछे हो सकता है रीजन ऑफ बर्थ। दूसरा होता है अचीव्ड, जो आप हार्डवर्क करके या फिर थ्रू योर एक्शंस एंड डीड्स आप इसको लेते हो। ये दो तरह के स्टेटस होते हैं, एस्क्राइब्ड और अचीव, ठीक है। तो दे बोथ अटेम्प्टेड टू गिव अ न्यू कोनोटेशन टू द मीनिंग ऑफ ब्राह्मण। और अभी तक जो एक एस्क्राइब्ड स्टेटस इनके पास था कि हाँ ब्राह्मण का बेटा जो होगा वो ब्राह्मण होगा और इनका सबसे ऊंचा दर्जा होगा वर्ण सिस्टम के अंदर, ये वेदास की इंटरप्रिटेशन और रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले ये पर्सन्स होंगे जो कि क्षत्रियों की भी मदद करेंगे कि अगर वो गद्दी पर बैठ रहे हैं तो हर एक प्रकार का अभिषेक या फिर जो यज्ञ या जो हवन है वो इनकी मंजूरी के बिना नहीं होगा, ठीक है। ये जो इनकी डोमिनेंट अथॉरिटी थी इसको चैलेंज करा गया टू द वन अचीव्ड बाय गुड डीड। जैसे कि मैंने आपको बताया दो तरह के स्टेटस होते हैं, एक होता है अचीव्ड स्टेटस और दूसरा होता है एस्क्राइब्ड स्टेटस। इन्होंने जो वर्ड यूज़ करना शुरू करा ब्राह्मण, अभी तक तो वो वर्ण सिस्टम के अंदर सबसे टॉप के जो लोग थे, सबसे ऊंचे दर्जे के जो लोग थे उनको बोला जाता था, लेकिन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दे यूज़ द वर्ड ब्राह्मण इन द सेंस ऑफ एक्नॉलेजिंग अ वाइज पर्सन, ऐसा बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति हु पोजेसेस ट्रू नॉलेज एंड लिव्स एन एग्जेम्पलरी लाइफ। अपनी छाप छोड़कर गया हो वो पर्सन, दूसरों के जीवन पर एक गहरा असर डालकर गया हो इन पॉजिटिव सेंस। बुद्धिज्म के मोनास्टिक ऑर्डर की तरह हर एक कास्ट, हर एक सोशल बैकग्राउंड के लोग जो थे दे वर वेलकम विद इन द फोल्ड ऑफ जैनिज्म। उसके बाद देयर आर फ्रीक्वेंट मेंशंस ऑफ अ लर्नेड जैना मंक नेम्ड हरिकेशिया हु बिलोंग टू चंडाला फैमिली। और चंडाला किसे कहा जाता था उस जमाने के अंदर? अति शूद्र, शूद्रों के भी नीचे काम करने वाले, है ना, वर्ण सिस्टम के अंदर आने वाले, वर्ण सिस्टम के बाहर है बल्कि है, ठीक है। तो ब्राह्मण वर्ण वॉज रिप्रेजेंटेड बाय भद्रबाहु, दिवाकर, जिनासेन, हरिभद्र। Similarly, Jainism opened its doors to women mendicants also, who were addressed as Arika और साध्वी, ठीक है। और भद्रबाहु कौन था? ये किसको लेकर गया था संलेखना करने के लिए? अशोका के दादाजी को, चंद्रगुप्त मौर्य को। कहाँ पर लेकर गया था? कर्नाटका में श्रवण बेलगोला, ठीक है। और मेडिटेशन करते करते क्या करवाया था? संलेखना। अच्छा, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था ही वॉज फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। बिंदुसार जैनिज्म, अशोका बुद्धिज्म, ठीक है। उसके बाद स्प्रेड एंड इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म जो है धीरे धीरे करके फैला वेस्टर्न इंडिया में, जहाँ पर ब्राह्मणिकल रिलीजन वॉज वीक। क्योंकि एक इनके सामने चैलेंज ये था, दोनों बुद्धिज्म और जैनिज्म के सामने, हालांकि बात यहाँ पर सिर्फ जैनिज्म की हो रही है। देखो, ब्राह्मणिकल अथॉरिटी या इनके ट्रेडिशन को अंडरमाइन करना या इनको चैलेंज करना इतना आसान नहीं था। ज़्यादातर लोग तो हिंदुज़म और ब्राह्मणिज्म को बहुत अच्छे से मानते थे ना, उनको कन्विंस करना कि इनको छोड़कर हमारी बातें मानो ये इतना आसान भी नहीं था इनके लिए, चुनौतीपूर्वक था कि नहीं था। तो वेस्टर्न इंडिया में ब्राह्मणिकल रिलीजन वॉज वीक। शुरू के जो जैन मंक्स थे दे अडॉप्टेड प्राकृत लैंग्वेज, ताकि वो
आम जनता की समझ में आए, बिकॉज इट वॉज अ लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, अपने प्रिंसिपल्स, अपने डॉक्ट्रिन्स को फैलाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए. एंड दे डिस्कार्डेड संस्कृत लैंग्वेज विच वॉज मेनली पेट्रोनाइज्ड एंड सपोर्टेड बाय ब्राह्मण्स. इस वजह से इनका फॉलोअर बेस जो था वो बढ़ा. राजा महाराजों का भी इनको सपोर्ट मिला. बुद्धिज्म के साथ भी कुछ ऐसे ही था क्या? मोनार्क सपोर्ट करते थे उनको? बिल्कुल करते थे. क्या क्या देते थे उनको? केव्स बनवाकर. और राजा के अलावा और कौन सपोर्ट करता था? गिल्ड्स एंड मर्चेंट्स. ठीक है, याद है? गिल्ड्स हु एक्टेड एज अर्ली बैंकर्स, है ना? एंड विद द सपोर्ट ऑफ किंग्स हु ग्रेटली पेट्रोनाइज जैनिज्म लाइक चंद्रगुप्त मौर्य. ये खुद भी एक जैन एस्थेटिक हो गया था अपने ज़िंदगी के कुछ आखिरी सालों में. एंड स्पेंड हिज लास्ट ईयर्स इन कर्नाटका इन श्रवणबेलगोला. तो इट बिकेम पॉपुलर इन सदर्न इंडिया टू, जैनिज्म. एक अकाल आया था मगध में जब वर्धमान महावीरा की मृत्यु हो गई थी उसके 200 साल बाद. इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट्स स्प्रेड इन सदर्न इंडिया, क्योंकि उस टाइम पे जैना मंक्स वगैरह ये अलग अलग जगह पर जो थे वो गए और सेटल तो होते ही नहीं है वैसे मंक्स, लेकिन एक तरीके से आप मान लो कि कुछ टाइम के लिए कहीं पर रुके हुए हैं. और जब वो बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आसपास के लोग ऑब्वियसली बातें पूछेंगे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, इसको करने से क्या होता है. तो जैसे ही वो बताएंगे तो फॉलोअर बेस जो था इनका बढ़ा. तो अकॉर्डिंग टू अ ट्रेडिशन द फेमिन लास्टेड फॉर अबाउट 12 years. In order to protect themselves, many Jaina followers under the leadership of Bhadrabahu, जो कि एक फेमस जैना मंक था, who later came to be known as Digambar, went to south and spread Jainism there. और अपने साथ किसको ले गया था ये कन्विंस कर कर? चंद्रगुप्त मौर्य को. 4th century BC के आसपास जैनिज्म ऑल्सो स्प्रेड टू कलिंग. वेयर इज कलिंग? ओडिशा. कलिंग युद्ध हुआ था ना अशोका का, उसके बाद ही उसका हृदय परिवर्तन हुआ था. तो इट ऑल्सो स्प्रेड टू कलिंग एंड वॉज ग्रेटली पॉपुलराइज बाई इट्स किंग खरवेला. 2nd और 1st century BC में, याद रखना भी BC चल रहा है, इट रीच एज फार एज द सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु. बाद में मालवा, गुजरात और राजस्थान तक भी ये जैनिज्म रिलीजन जो है वो फैला. अच्छे से इसने अपनी जड़ें बनाई वहाँ पर. राइटर आपसे फिर ये कह रहा है कि इट इज़ रेदर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इवन दो जैनिज्म डिड नॉट विन एज मच सपोर्ट एंड एज मच पैट्रोनेज ऑफ मोनार्क लाइक बुद्धिज्म and was not as fast to spread as Buddhism in early times, लेकिन फिर भी बड़े सारे एरियाज़ में slowly and gradually it got spreaded into various parts of Indian subcontinent. जबकि बुद्धिज़्म जो था it had practically disappeared from the land of its birth. हमने जैसा कि देखा था आज के टाइम में ज़्यादातर ये कहाँ पर प्रतिष्ठित है बुद्धिज़्म? ईस्ट एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, राइट? ठीक है. इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ जैनिज्म के बारे में. थैंक यू वेरी मच.